का सिलसिला। यादों का सिलसिला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार और लेखक देवमणि पांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओं नमस्कार। आज हम जिस शख्सियत को लेकर हाजिर हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को बहुत समृद्ध किया है और अभी भी कर रहे हैं। मंच संचालन में कह सकते हैं कि महारत हासिल है। इसके साथ साथ आपने इनके लिखे हुए गीतों को सुना भी है। किस फिल्म में कौन सा गीत लिखा है हम नहीं बताएंगे, बल्कि जब हमारे साथ खुद गीतकार बैठे हों तो हम उन्हीं से पूछेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दें। सिने गीतकार और सिने जगत के शब्द शिल्पी, इन दो पुस्तकों के माध्यम से सिने जगत की काफ़ी जानकारियां इनके पास है, बहुत अनुभव है। और तमाम गीतकार जिनके गीतों को आपने गुनगुनाया है, सुना है, मनोरंजन किया है, खुश हुए हैं, दुखी हुए हैं, उन सब गीतकार के साथ आपने जो समय गुजारा है, उन यादों को भी हम इस समय साझा करेंगे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज के हमारे अतिथि हैं देवमणि पांडे जी, और इनकी साहित्यिक यात्रा से बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको खुद इतना प्रयोग करके कहीं ना कहीं अनुभव हासिल होता है जी। और आपको भी खुद लगता है कि एक तरह से कह सकते हैं खुद को परखने का भी मौका मिलता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, जी, है ना। जी। नहीं तो आप उसके बाद अगर हार मान जाते तो फिर कहाँ पता चलता कि इसी विषय पर इसी तरीके की चीज का मैं 4 तरीके से पेश कर सकता हूँ। हाँ। इस भाव में हम 4 तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, कुछ शब्दों का हेर फेर करके। और कहीं ना कहीं दिमागी वर्जिश भी होती है, दिमाग की कसरत भी होती है, हमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल होता है जी। तो उस तरह से मतलब एक जिसको बोलते हैं एकाग्रता जी लिखने में बहुत जरूरी है। तो ये जो हासिल वाला गीत है जी, तो एक बार जो है कंपनी है जी, तो उसके ऑफिस में गए, ये डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। हाँ, पिंजर फिल्म बना रहे थे जी। तो वहां पे जो है उनको उन्होंने ये गाना सुनाया तो चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि अरे मैं पांडे जी को जानता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि वो इतना अच्छा गीत लिखते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ भी एक पैदा हो गई है स्थिति, तो मैं भी जो है पांडे जी से एक गीत लिखवाऊंगा। मतलब स्थिति पैदा हो गई, मतलब समस्या थी। हाँ, समस्या थी। उसमें हुआ ये, तो हर समय आपको समस्या के बाद ही बुलाया जाता है। जी, हुआ ये कि पिंजर के सारे गीत गुलजार साहब लिख रहे थे। जी हाँ। तो उसमें जो है एक जगह पे था कि कल बेटी जाने वाली है और माँ बहुत दुखी है। जी। वो जो उर्मिला मातोंडकर ने पूरो को भूमिका की थी ना, जी जी जी, उनकी माँ की भूमिका में लीलर दुबे, तो माँ जो है बहुत दुखी है। तो एक गीत उसने जो है गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो वो जो है अमृता जी ने पंजाबी का एक फोक कोट किया है, उस पे 3-4 लाइनें। तो वो उत्तम सिंह ने उसको जो है कंपोज कर दिया। तो कि चरखा जू डाहनिया छोपे जू पानिया पिणियाते वाले मेरे खेसनी। तो ये जो है बहुत बढ़िया उन्होंने कंपोज किया। तो ये हुआ कि ये गीत जो है तो 4 लाइन ही जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अदा कर रहा है भूमिका, क्योंकि ये फिल्म में 3 बार बजता है। और जो है ये फिल्म पूरे हिंदुस्तान में रिलीज होगी तो हर जगह जो है पंजाबी शब्द लोग नहीं पहुंचते, समझ पाते हैं। हाँ, समझ पाते हैं। तो इसलिए इसको हिंदी में कर दिया जाए, मतलब जो है हाँ, जाहिर है कि सबको समझ में आए और सब तक पहुंचे। हाँ, तो ये जो है बात चल रही थी कि किससे लिखवाया जाए। और उसी दौरान चंद्र प्रकाश जी ने मेरा गीत सुना जी। मुझे बुलाया और आते ही बोले कि पांडे जी, गुलजार साहब के टक्कर का लिखना है आपको। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, हम लिखेंगे। तो बोले कि ये ट्रैक बन चुका है तो अच्छा। इसमें हम कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये जो है उन्होंने ऑफिस में मुझे सुना दिया ट्यून और बोले कि इसमें जो है ना, इसी को हिंदी में आपको इस तरह बढ़ाना है कि ये सुनने में एक ओरिजिनल गीत लगे। और हाँ, चूंकि ट्यून जो है फिक्स है जी। और तो इसलिए आप शुरुआत जो है इसी लाइन से कर देंगे, चलेगा। अब ये जो है ना, चरखा जू डाहनिया छोपे जू बानिया पिणियाते वाले मेरे खेतनी, अब हिंदी में जो है उसका मैं चरखा चलाती हूँ, मैं धागा बनाती हूँ और मैं बेल बूटी वाले चादर बुनती हूँ, ये मतलब हो गया।
इसलिए इससे कोई जो है डिमांड नहीं पूरा होती है, बिल्कुल, है ना। तो मैंने जो है वो जो मैं था उसको माँ कर दिया, क्योंकि माँ गा रही है जी, और कोई ऐसा लोकगीत जो उसने अपनी माँ से सुना था और अपनी बेटी के लिए गा रही है, 3 पीढ़ियां हो गई इकट्ठी। जी, तो मैंने फिर लिखा जो है, चरखा चलाती माँ, धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों की खेसरी। क्या बात, समझ न पाऊं मैं, किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी, वाह, और बेटों को देती है महल अटरिया, बेटों को देती परदेसरी। परदेस, जी। तो ये गीत जो है पद प्रीति उत्तम की आवाज में रिकॉर्ड हुआ जी, हाँ, और जो है बहुत पसंद किया गया, पसंद किया गया, हाँ। और जो है इसकी रिकॉर्डिंग में पूरा दिन लग गया था। पहले उत्तम सिंह जी ने बुलाया जी, कि भाई आप अंधेरी की स्पेक्टर हारमोनियम में स्टूडियो में आ जाइए, 1-2 घंटे की बात है। लेकिन फिर इसमें जो है ना, वो उसको रोना है, हिचकी लेनी है जी, तो इस तरह ये गीत की रिकॉर्ड में पूरा दिन लग गया था। आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है गीत लिखना और तो उतना ही मुश्किल होता है उसको रिकॉर्ड करना। जी, इसमें ये हुआ कि पुरस्कार मिला आपको। ये जी म्यूजिक की ओर से इस गीत को जो है ना बेस्ट लिरिक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इस गीत को घोषित किया गया। जी हाँ, बिल्कुल जी, बहुत सुंदर गीत है। यहाँ इसको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सपनों के
बहुत ही सुंदर गीत, शब्द रचना उतनी ही सुंदर, उतना ही संवेदनशील ये गीत। मतलब सच बात है कि पांडे जी, लिखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए आपने उसे लिखा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपको सम्मान भी मिला। और कैसे इन तरीके के शब्दों का चयन कर लेते हैं, कैसे किसी और दो लाइन मिल जाए उसको आप आगे बढ़ा लेते हैं, कैसे ये सब कर लेते हैं? ये तो मतलब जो एक सृजनात्मक लेखन होता है, तो लिखते लिखते उसके साथ जो है ये चीजें अपने आप हमारे भीतर जो है जी अंकुरित होती रहती हैं। बिल्कुल सही कि हम कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश के ऐसे अंचल से हैं कि बचपन से ही लोकगीत वगैरह सुनते आए हैं और हिसाब से लिख देते हैं, रगों में बहता है ये, बहता है जी। तो ये जो है गीत रिकॉर्ड हो रहा था जी, तो का जो है एक गायिका है हमारी दोस्त, वो कोरस में थी, मीनाक्षी वासवानी नाम है जी। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी, ये मेरे लिए भी हमेशा के लिए यादगार रहेगा कि आपके गीत में मेरी जो है आवाज शामिल है, भले कोरस में ही सही। जी देवमणि जी, इसके संग संग आपने शैलेंद्र जी की बात की, और किस गीतकार की बात आप करना चाहते हैं, यहाँ पे बताना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो फिल्म उद्योग है जी, मतलब सिने जगत कह सकते हैं, सिने गीतकार किताब में मैंने 21 गीतकारों को शामिल किया है जी। उसमें अधिकांश ऐसे हैं कि जिनसे जो है मैं किसी से 2 बार, किसी से 4 बार, किसी मतलब कई बार मुलाकात हुई जी जी। तो उसमें जो है साहिर और शैलेंद्र के ऊपर भी मैंने लिखा, क्योंकि इनके बिना हमारे सिने गीतकारों का जो इतिहास है वो पूरा नहीं होता। लेकिन बात के मैंने जो है अभिलाष को भी, माया गोविंद को भी उसमें शामिल किया है जी। मुझे एक चीज अचानक जो है याद आ गई इंदिवर जी की जी। तो इंदिवर जी मुझसे बोलते थे जी कि पांडे जी आप थाट पे हमेशा ध्यान दीजिए। मेरी एक ही मुलाकात में उनसे, इंदिवर जी से भी दोस्ती हो गई थी जी, क्योंकि वो बचपन से ही कविताएं लिखते थे। अच्छा। तो जैसे मैं गया, अगर किसी को ना भी बताया, थोड़ी सी बातचीत के साथ ही आदमी को अंदाजा हो जाता है कि जो सामने बैठा है पांडे, ये भी कुछ लिखता पढ़ता होगा। तो इंदिवर जी को इस बात में बड़ा इंटरेस्ट था कि मैंने संस्कृत में एमए किया था। तो वो आचार्य मम्मट वगैरह पे बात करना शुरू कर देते थे, उनको बड़ी दिलचस्पी थी संस्कृत में। अच्छा। और मुझसे बोलते थे कि अच्छे थाट पे जो है अच्छे गीत लिखे जाते हैं, तो इसलिए थाट जो है उस पे ध्यान दीजिए, अच्छे विचारों पर ध्यान दीजिए। तो मुझे इंदिवर जी की बात जो है एक दिन समझ में तब आई कि जब मैं आनंद जी के घर पे उनसे मिलने गया था, आनंद जी शाह, कल्याण जी आनंद जी, जी कल्याण जी आनंद जी वाले, जी आनंद जी के। हाँ। तो उन्होंने भी जब कहा कि पांडे जी जो है हमेशा अच्छे गीत अच्छे थाट पे होते हैं। अच्छा। तो फिर वो बोले कि मैं तुमको एक किस्सा बताता हूँ। तो ये जो जिन्होंने डाल फिल्म का निर्देशन किया, चंद्र बारोट, बोले कि वो अमेरिका जा रहे थे। कौन सी फिल्म के आपने जिक्र किया? डॉन कौन? हाँ, चंद्र बारोट, उसके चंद्र बारोट, हाँ जी, हाँ, चंद्रा साहब बोलते थे, चंद्र बारोट जी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका जा रहे थे 2 महीने के लिए जी। तो उन्होंने आनंद जी से कहा कि एक लड़की मुझे पसंद थी और मैंने जो है सगाई उसके साथ कर ली, अंगूठी पहना दी, अब मैं जो है जा रहा हूँ अमेरिका 2 महीने के लिए जी। लौट के आता हूँ तो शादी करूंगा। तो जब वो लौट के आए तो मालूम पड़ा कि उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। ओहो। हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आनंद जी देखिए, यहाँ जो है कस्में, वादे, रिश्ते नाते, ये सब कुछ नहीं होते हैं। तो आनंद जी को ये लाइन क्लिक हो गई जी। तो उन्होंने तुरंत इंदिवर को फोन किया, तो बोले कि ये एक थाट है, कस्में, वादे, प्यार, वफा, रिश्ते नाते, इनका कोई मतलब नहीं। तो वो इंदिवर जी ने फिर गाना लिखा, कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। तो ये जो है गीत लिखा पहले गया था और उसके बाद उसमें जो है सिनेमा में शामिल हुआ। क्या और ये थाट सुझाया था आनंद जी ने इंदिवर को जी। तब मेरी समझ में आया कि इंदिवर जी जो बोलते हैं अच्छे थाट पे अच्छे गाने लिखे जाते हैं, तो ये होता है थाट। क्या बात है। तो चलिए, पहले उसकी भूमिका बनी वो चंद्र बारोट जी ने दी जी, एक छोटा सा उदाहरण दिया, उसके बाद आनंद जी ने सुझाया और इंदिवर जी ने उसको लिखा, और यहाँ आपके माध्यम से हमने इसे सुना। फिलहाल ये गीत हम अपने दोस्तों के लिए पेश करते हैं, श्रोताओं को सुना अच्छा रहेगा। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। जी।
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। देवमणि पांडे जी, जैसा आपने बताया कि पूरी कहानी सुनते थे आनंद बख्शी साहब, और तब इस तरीके की बातें आ सकती थी, तो जाहिर है कि फिर उसको लिखने वाले को एक और मंच मिल जाता है और विस्तार मिल जाता है कि कहाँ से किन शब्दों को ला सकते हैं। जी, आनंद बख्शी जी के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं जो है ना जी तन्हाई में रेडियो सुनने का शौकीन हूँ। तो इससे खासतौर से विविध भारती से मेरा तो बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है कॉलेज लाइफ से जी, कि एग्जाम टाइम में मैं धीमी आवाज में रेडियो बजा देता था और किताब खोल के साथ साथ पढ़ता था जी। तो इतना मतलब रिश्ता रहा है। तो जब कोई गीतकार लिखता है जी, कोई गीत लोकप्रिय हुआ तो थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर जाता है कि क्या इसमें कोई खास बात है जी। तो जैसे जो है दिल ये बेचैन है और रस्ते पे नैन है और जो है जिंदड़ी बेहाल है, सुर है न ताल है, आजा समरिया आ आ आ, ये आता है ना। तो सामान्य आदमी सुन लेता है, सोचता नहीं है। तो इसमें जो है इसके बाद आ जाता है कि ताल से ताल मिला। तो आनंद बख्शी जो है वो शब्दों को बरतने का ऐसा उनमें सलीका कि जो है कि जो कानों को अच्छा लगे ऐसे वो शब्द लेके आते थे। तो वो जो है नॉन मैट्रिक थे। मैंने तो उनसे पूछा कि आपके गीत की लोकप्रियता का कारण क्या है बख्शी साहब जी। तो बोले कि देखिए पांडे जी, मैं तो जो है कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नॉन मैट्रिक। अच्छा। तो इसलिए आसान जबान में लिखता हूँ। अच्छा। तो मेरे गीत लोगों की समझ में आ जाते हैं, अच्छे लगते हैं तो हिट हो जाते हैं। लेकिन केवल ये बात तो नहीं है। ये बात नहीं है, बिल्कुल जी। वो आनंद प्रकाश बख्शी के नाम से लगातार जो है पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। अच्छा। सिनेमा के साथ साथ उर्दू की जो पत्रिकाएं हैं, खासतौर से शमा मैगजीन में उनकी बहुत रचनाएं प्रकाशित हुई। अच्छा। और पूरा नाम है आनंद प्रकाश बख्शी जी। जो है उनके बेटे राकेश बख्शी ने वो फाइल मुझे दिखाई थी, उसकी किताब छपने वाली है जी जी। तो वो कितने समझदार थे कि जो शायर होता है जहाँ पे एक जैसे शब्द नहीं मिलते हैं जी जी, तो वहाँ पे वो शब्द की ध्वनियों से काम लेता है। तो आनंद बख्शी ये टाइटल सॉन्ग लिख रहे थे ताल का जी। तो ये जो है ताल से ताल मिला, अगर मुखड़े में इसका कुछ मिलाना होता तुक तो कौन सा तुक आएगा। चाल से चाल मिला, माल से माल मिला जी। तो अगर आप जो है ये रख दें मुखड़े में चाल से चाल मिला या माल से माल मिला तो मुखड़ा बहुत बदरंग हो जाए। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने जो है उसकी खूबसूरती को जो है कायम रखने के लिए
जो ये जो है चाल से चाल मिला या ताल से ताल मिला, मिला में जो है आ है, अलिफ बोलते हैं उर्दू में, जी, अलिफ। ये अलिफ का काफिया मतलब आ की तुक, जी। तो उन्होंने उस आ को लिया। हाँ। और जो है मुखड़े में जो है ना, उन्होंने जो है ये जो आ आता है, वो समझिए कि वो उसका जो है मिला का वो जो है तुक है, काफिया आगे बढ़ा दिया उसको। हाँ, तो वो संगीतकार समझ जाता है कि यहाँ पे संगीत की जो जरूरत थी, उस संगीत की जरूरत को, मतलब एक लाइन लिखी जाती कि ताल से ताल मिला या माल से माल मिला, उसकी जगह पे जो है आ गया कि भाई आजा समरिया आ, तो वो जरूरत वहां से आ से उन्होंने पूरा कर दी। तो ये जो बारीकी है, मिला का आ वहां ले गए वो। हाँ, मिला का आ ले गए वहां पे। क्या बात तो है। उससे जो है क्या है कि मुखड़े की खूबसूरती जो है कायम हो गई। बहुत सुंदर है ना। तो ये है। और ये होता है कि भाई गाने की एक ट्यून होती है जी, उसमें अगर एक मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। जी, सही बात है। अगर वो जो है लिख दें कि जिंदगी बेहाल है, तो वहां पे जो है गाने का मीटर बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए जो है वो आया कि जो है जिंदड़ी बेहाल है ना। तो वो जिंदड़ी लाने का एक मकसद है, कि मीटर जो है, लयात्मकता जो है, उसमें कोई खामी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो है, तो इतने वो समझदार गीत के कि उन्होंने इस गीत में शब्द के बजाय शब्द की ध्वनि से काम लिया। ध्वनि से तुक जोड़ा है उन्होंने। वही ध्वनि से तुक जोड़ा। क्या बात है। तो सुनते हैं, हम भी मिलाते हैं ताल से ताल। जी, सुनते हैं ये गीत। तुम तनक दुम तना तक दुम, तुम तनक दुम, तुम तनक दुम तना तक दुम, तुम तनक दुम तनक दुम तन तनक दुम, तुम तनक दुम तक दुम तनक दुम तना तुम तनक दुम तक दुम नागरिक दुम, तुम तना ना तुम तनक दुम तनक तना दुम तना ना तुम तनक तना दुम तना ना तुम तनक दुम। मुझको
तो दोस्तों, ताल से ताल मिलाते हुए हमारा जो ये बातों का सिलसिला है, यादों का सिलसिला है, वो आगे बढ़ रहा है। और हमारे साथ हैं इस बातचीत में देवमणि पांडे जी। देवमणि जी, बहुत बढ़िया बात आप बता रहे हैं, ऐसी बात जो एक गीतकार की कहना चाहिए कि नस होती है, या जो जिससे वो गीत लिखता है, या उसकी जो खूबी होती है, वो जानकारी हमें मिल रही है। वाकई बड़ा मजा आ रहा है। तो अब किस गीतकार के बारे में आप बताना चाहेंगे? वैसे तो सबके साथ आपकी बहुत निकटता रही है। जी जी, यहाँ आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं? देखिए, हमारे मोहल्ले में ही यानी एक गोरेगांव में एक गीतकार थे, योगेश जी। जी, क्या बात है। हाँ, तो उनका जो गीत था, जिंदगी कैसी ये पहेली है। जी, बहुत प्रसिद्ध हाँ, गीत। हाँ, तो ये जो है ट्यून पर लिखा हुआ गीत है। अच्छा। तो वो ऐसे एक गीतकार मुझे मिले कि जो ये बोलते थे कि पांडे जी, मुझे जो है ट्यून पर लिखने में बड़ा कंफर्ट रहता है। अच्छा, कंफर्ट हाँ, रहता है। हाँ, आमतौर पर लोगों को नहीं पसंद आता है, दिक्कत होती है। मुझे जो है कैफी आजमी साहब ने कहा था जी कि ट्यून पर गीत लिखना वैसे ही है कि जैसे कोई जो है ये कब्र खोद के कहे कि इसके नाप का मुर्दा ले आओ। ओहो, क्या बात है। जी, तो बोले कि वो एक शायर को, गीतकार को जो उड़ान भरने के लिए आसमान चाहिए, तो जब ट्यून में बांध दिया जाता है तो वो नहीं मिलता था। बांध दिया जाता है, हाँ, बंधन हो जाता है। बंधन हो जाता है। और योगेश जी बोलते थे कि जब ट्यून दी जाती है तो हमारे जो है सोच के कई दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे जबकि ऐसा लगता है कि कई दरवाजे बंद हो जाते होंगे। वही तो जैसे वो बताने लगे, जैसे मिली फिल्म में गाने लिखे ना। जी जी। तो वो बोले कि अब ट्यून बनी, तो ट्यून के हिसाब से लिखा गया कि मैंने कहा फूलों से हंसो, तो वो खिलखिला के हंस पड़े। जी। तो बोले आमतौर पे कोई भी गीतकार आप बोले कि एक गीत लिखी है तो ऐसा नहीं लिखेगा। सही बात है। तो बोले कि जब इस तरह की ट्यून सामने आती है कि रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही आंगन में, तो मतलब तो टीम के हिसाब से जो है ये चीजें आती हैं। तो एक तो जो है उसमें दिमाग की फिर नई नई खिड़कियां खुलती हैं, और जो है फिर उसमें नयापन आ जाता है। सही बात है। हाँ, तो वो अगर कह दिया जाए कि आप कोई देशभक्ति पे गाना लिख दीजिए जी, तो आदमी झट से जो है कुछ इस तरह से शुरू हो जाएगा कि भारत देश हमारा है, हमको प्राण से प्यारा है। से प्यारा है। सही हाँ, बात है। तो बोले कि कई लोगों को कहा जाए तो इसी के आसपास बहुत सारे छंद आ जाएंगे। सही बात है। लेकिन जब वो बनाता है, जब एक संगीतकार कोई धुन लिख के आता है जी, तो उसमें जो है एक नई चीज पैदा हो जाती है। तो योगेश जी एक इस तरह से बड़ा अच्छा वो लिखते थे, लेकिन बड़े स्वभाव के संकोची थे। अच्छा। हाँ, एक फिल्म में उन्होंने सिम्मी की तारीफ में गीत लिखा था, जो मतलब शुरुआती लाइन नहीं याद आ रही मुझे, लेकिन ये था कि ये हुस्ने मुजस्सम तब ऐसे इस रूप में आया होगा। इस तरह था उसमें जो है ना, एक मतलब लड़की की तारीफ थी जी, कि मतलब बादल को जला के जुल्फों को बनाया होगा। हाँ। इस तरह से। तो सिम्मी इतनी प्रभावित हुई जी कि उन्होंने निर्माता से कहा कि जो है आप उसको गीतकार को बुलाइए, मिलना चाहती हूँ। अच्छा। जिसने इतना अच्छा गीतकार लिखा। तो इनको कहा गया, तो बेचारे सीधे साधे आदमी जा करके स्टूडियो में जो है 9:45 बजे बैठ गए। 10 बजे सिम्मी आई जी, और एक मेरे ख्याल से उनके अपोजिट थे मुख्तार खान नाम के कलाकार। फिर वो शूट होते होते जो है ना जी, जो है वो लंच ब्रेक हो गया। तब सिम्मी जी ने पूछा, अरे वो गीतकार मैंने कहा बुलाया नहीं। बोले वो तो सुबह से आके बैठा है। ओहो। तो मतलब इतने संकोची आदमी थे कि अपना जो है वो जाके चुपचाप जो है कई घंटे बैठे रहे, और उन्होंने सिम्मी जी को यह नहीं कहा कि मैं योगेश हूँ, मैं आ गया हूँ, या मैं हूँ। हाँ, आपने मुझे बुलाया है। जी 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 जी। तो योगेश जी ने जो है कम लिखे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गीत और लिखे। जो सरलता आप बता रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व की, वही सरलता उनके गीतों में भी है ना? जी जी, सही बात है। बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों के साथ। जी जी। और एक प्रवाह बहुत है। हाँ, सही बात है। जी जी। तो चाहे उनके रजनीगंधा के गीत हों कि मिली के हों, तो गीत तो सब बहुत अच्छे हैं। ये 2 गीत में से कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे इस वक्त? रजनीगंधा। हाँ, ये जो है
हमारे जो है हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी कथाकार मन्नू भंडारी की कहानी पर यह फिल्म बनी थी जी। तो वासुदा ने बहुत अच्छा जो है साहित्य को एक सिनेमा में कैसे ढाला जाए जी, ये उन्होंने कहानी की आत्मा को भी बरकरार रखा और जो है गीत संगीत से उसे सजा करके बहुत अच्छा सिनेमा का रूप दिया और हम सबको मतलब दिखा दिया और बड़े आसानी से लोगों ने पूरी कहानी को पढ़ लिया कहना चाहिए जी 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 इस फिल्म के माध्यम से। हाँ। और हम तक पहुंची ये फिल्म रजनीगंधा। तो सुनते हैं रजनीगंधा फूल तुम्हारे, जी ये गीत जरूर योगेश जी का लिखा हुआ। प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन सिने गीतकार इस पुस्तक के लेखक हमारे साथ हैं देवमणि पांडे जी। सिने गीतकार जैसा कि नाम से ही जाहिर है और बातचीत जो चल रही है उससे भी आप समझ रहे हैं कि गीतकारों से आपकी जो मुलाकात है बहुत ज़्यादा हुई और ऐसी ऐसी बातें, गीतों के लिखने की कहानी, गीतकार के मन की बात और उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, वो किस तरह से रचना करते हैं, ये तमाम बातें हम सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो देवमणि जी फिर से एक बार कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और आगे की बात आप स्वयं जारी रखिए। जैसे कि आपने शुरू में ही बताया था कार्यक्रम के कि एक अच्छा जो साक्षात्कार होता है उसमें जो इंटरव्यू लेता है वो कम बोलता है, तो अब हम भी नहीं बोलेंगे जी। देखिए, एक जो है गुलजार साहब का इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया कि आप सिने जगत का सबसे अच्छा गीतकार किसे मानते हैं,
तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र। जी। तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी जिस तरह से दूध में शक्कर की तरह घुल गए थे कि अलग से नजर नहीं आते थे, बिल्कुल। तो वैसा जो है दूसरा कोई गीतकार अपने यहाँ नहीं हुआ कि आसान लफ्जों में इतनी बड़ी बड़ी बात कह जाए, तो शैलेंद्र जी है वो है। सजन तो, रे झूठ मत बोलो। हाँ हाँ जी जी जी, खुदा के पास जाना है, इतना बड़ा दर्शन जीवन का। जी जी जी, सही बात है। देखिए जो है, ये जो उन्होंने लिखा कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल ही हिंदुस्तानी। वाकई। और मैं आपको बताऊं कि पहले चर्चगेट में मेरा ऑफिस था जी। और विविध भारती का ऑफिस जो है चर्चगेट में हुआ करता था, बिल्कुल, ओल्ड सीजीओ बिल्डिंग में। जी हाँ। प्रतिष्ठा भवन कहते हैं। जी जी। तो वहां पर जो है जब मैं जाता था तो बहुत सारे लोग थे वहां विविध भारती में, ऐसे भी लोग जो है शैलेंद्र जी रेडियो में भी आते थे ना जी, तो मिलते जुलते थे, तो वहां से भी उनकी कहानियां सुनने को मिलती थी और हसरत जयपुरी भी उनकी कहानियां बताते थे जी। तो ये जो शैलेंद्र जी ने कि मतलब इतनी आसान में जो एक दर्शन देके जाते थे, बिल्कुल, कि भाई होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सच्चाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो मतलब ये इतना बड़ा एक मुहावरे की शैली में किसी बात को रख देना, ये शैलेंद्र जी के ही बस की बात थी। और वो भी जो है ट्यून पर लिखने में वो बहुत माहिर आदमी थे। माहिर थे। हाँ, और मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर सुना सकें तो उनका जो है वो गीत आप जो है ना सुनाइएगा, जो बंदनी फिल्म है, आपके बरस भेज भैया को बाबुल। मैं तो जो है ना आंसू आ जाते हैं। अभी भी कभी भी मैं सुनता हूँ तो कभी कभी जो है मालूम पड़ा मैं रेडियो सुन रहा है तो रोने लगता हूँ, तो मेरी बीबी आके पूछती है हुआ क्या जी। तो मैंने कहा कि ये गाना सुन रहा था। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ऐसा गीत लिख देना कि जो है करोड़ों लोगों को रुला दे, ये शैलेंद्र की ही बस की बात थी। तो सुनते हैं बंदिनी का ये वाला गीत। जी। लौटेंगे जब
दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवमणि पांडे जी से, और देवमणि पांडे जी से अब पूछना चाहेंगे कि और किस किस गीतकार से आपकी मुलाकात तो बहुत सारे लोगों से हुई है, किसका जिक्र आप करना चाहते हैं? मजरूह सुल्तानपुरी जी। देखिए, मजरूह सुल्तानपुरी का मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि मजरूह साहब जो है सुल्तानपुर के थे और मैं भी सुल्तानपुर का हूँ। क्या बात है। हाँ। तब इतनी देर बाद आपने जिक्र शुरू किया। तो भाई मजरूह साहब होते तो जहाँ उनका पैतृक आवास था जी, तो क्या बोलते हैं कि हमारा उनके बीच में गोमती नदी है और 5 किलोमीटर का फासला जो है ना, इस पार और उस पार। हाँ, उस पार का मामला जी था। जी जी। तो मजरूह साहब बोलते थे जी कि उन्होंने गीतकार बनने के लिए सोचा नहीं था। तो वो जो है जिगर मुरादाबादी को अपना गुरु मानते थे, शायरी में उस्ताद, और उन्होंने जो है ना हकीम बनने का प्रशिक्षण लिया था। अच्छा। तो सुल्तानपुर में जो है एक मोहल्ला है पलटन बाजार जी, तो उसमें उन्होंने अपनी जो है मतलब हकीम वाली दुकान खोल ली थी जी, और जो है इस तरह से शुरू हो गया था उनका, जो मतलब आज की भाषा में बोलें कि डॉक्टर। बिल्कुल सही बात है ना जी। तो पेशा उनका यही था। हाँ, तो जिगर मुरादाबादी जो है ना थोड़ा सा उम्र दराज हो गए थे जी। तो जब मुंबई में उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि अकेले आना मेरा ठीक नहीं होगा, तो मेरा जो है शिष्य है मजरूह में साथ में लेके आता हूँ, एक आध गजल इसको भी पढ़वा दीजिएगा। अच्छा। तो मजरूह साहब आए तो 22 साल की उम्र के थे। तो यहाँ जो है जहाँ तक उन्होंने जिक्र किया था, शायद रंग भवन है एक मैदान जो है मेट्रो सिनेमा के पास में दक्षिण मुंबई में, तो उसमें मुशायरा था। शायरे में फिल्म लाइन के बड़े लोग सुनने जाते थे जी, और मैं अच्छा शायर मिल जाए। हाँ, अच्छा गीतकार मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, तो मजरूह साहब चूंकि हम दोनों जिले के थे जी, तो इसलिए जो है एक दोस्ती होना स्वाभाविक थी। और मजरूह साहब को एक चीज जो है पसंद थी कि मुझसे जो है वो अदब यानी साहित्य पर बातचीत करते थे जी। और मैंने हिंदी के साथ उर्दू साहित्य भी काफी पढ़ा है। अच्छा। फिर उसके बाद जो उन्होंने गीत लिखे तमाम जी, जो मशहूर हुए जी, उसके बारे में आपसे क्या चर्चा हुई उनकी? हम देखिए उनके गीतों की चर्चा जो है लगातार होती रही जो है ना जी। तो कभी कभी वो बताते थे कि जैसे एक लाइन का मुखड़ा दे दिया, ठाड़े रही हो वो बाकी यार, अब पूरा गीत इस पे लिखना है जी। तो जो है वो पूरा गीत इस पे लिखे और लगना चाहिए कि भाई हाँ किसी ने गीत लिखा है। तो आप इस गीत को सुनिए, देखिए कितने अच्छे जो है अंतरे उन्होंने, हाँ इस गीत के कितने अच्छे अच्छे उन्होंने अंतरे बनाए। और उनको जो है एक जो हम लोगों का उत्तर प्रदेश की फोक है उसकी भी जो है उनको बहुत अच्छी समझ थी। तो इस तरह जहाँ कहीं भी लोकगीत जैसा कुछ होता था तो उसके साथ वो बहुत अच्छा न्याय करते थे लिखने में। जी हाँ। तो पांडे जी, यहाँ पर ठाड़े रहियो के आप जिक्र कर रहे हैं तो ये गीत यहाँ सुनते हुए आगे चलते हैं, और जो आप अंतरे की बात कर रहे हैं अब हमारे श्रोता और ध्यान से सुनेंगे। हालांकि ये गीत हम सब बहुत बार सुन चुके हैं लेकिन फिर भी हर बार एक नयापन लगता है, क्योंकि जाहिर है कि बोलों की जो खूबसूरती है इसमें देखते बनती है। तो सुनते हैं ये गीत। देर
दोस्तों, इस गीत के बाद हम कुछ और चर्चा करने जा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी के बारे में। देखिए, जो मैंने कहा कि मैं मान के चलता हूँ जी कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे काव्य रसिक हैं, बिल्कुल साहित्य रसिक हैं जी। और अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। तो मजरूह साहब के 70 गजलों का एक संग्रह प्रकाशित किया गया था जी। उस जमाने में भी, और आज भी वो पाकिस्तान में एमए के कोर्स में पढ़ाया जाता है उनकी गजलें, है ना। तो वो कहीं सिनेमा में जरूरत पड़ गई जी, तो वहां भी जो उनकी गजल आती थी, जैसे हम हैं मताए कूच ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। जी तो हाँ। कितनी खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत। अब देखिए यहाँ पे जो है ये भाषा है गजल की उनकी, हम हैं मताए कूच ओ बाजार की तरह, मतलब जो है बाजार की गलियों की पूंजी, है ना। हिंदी में बोलेंगे बाजार की गलियों की पूंजी। जी हाँ। तो लिखा उन्होंने इस तरह का शब्द, लेकिन अब उनको एक सिचुएशन दी गई तो उन्होंने फोक का रंग डालते हुए जो लिखा कि जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ हुजूर। तो इस भाषा को देखिए कि दोनों भाषा में एक ही शायर जो है कैसे रंग ला रहा है। सही बात। और तीसरे ये कहा जाता था कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे शायर गीतकार हुए कि उनको जो है 10 मिनट में गीत लिख देते थे ट्यून पे। जी हाँ। उसमें साहिर का भी नाम है, आनंद बख्शी का नाम है, मजरूह साहब का नाम है, कि जो है जब आप सिर्फ ट्यून को सुने तो वो हमारी जो परंपरा से, शायरी परंपरा से गीत आ रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। तो जब कोई नई चीज आ गई तो उस पे लिखना जो है कमाल का होता है। और मजरूह साहब ने कई बार ये कमाल किया, जैसे रहें ना रहें हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बादे सबा में। तो ये देखिए परंपरा से बिल्कुल अलग गीत है ना। जी हाँ बिल्कुल। तो ट्यून पर लिखा हुआ गीत है। तो ट्यून पर लिखा हुआ गीत सुनेंगे कि हम तुम चोरी से सुनेंगे? कौन सा गीत सुने जब इतनी चर्चा चल रही है लोक धुन पर? जी, किस तरह से उन्होंने खूबसूरती से उसका प्रयोग किया। जी। तो नहीं रेणु जी, मैं तो आपके ऊपर छोड़ूंगा कि जो आप सुना देंगी, हमारे जो थोड़ी सी विविधता आ जाएगी। हम तुम चोरी से सुन लेते, बड़ा शौक सा ये गीत है और लोक धुन पर का भी इसमें है आभास। और इसमें जो गायकी है जी, उसमें कितना खिलंदड़ापन है, बहुत चंचल सा ये गीत है, बड़ा चंचल सा गीत है। जी हाँ। तो अच्छा रहेगा। तो सुनते हैं इस गीत को। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकारता, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर।
एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। चलिए दोस्तों, आपके लिए जो है कुछ छोटी छोटी कविताएं। ये पहली कविता समझ लीजिए कि मेरे अपने परिचय में है और बाकी सब आपके लिए, कि जिसे तुम दिल से अपना मान लोगे वही रिश्ता तुम्हें सच्चा लगेगा। जिसे तुम दिल से अपना मान लोगे वही रिश्ता तुम्हें सच्चा लगेगा। किसी दिन पास तो आओ हमारे, मिलोगे हमसे तो अच्छा लगेगा। क्या बात है। डगर पे प्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है। डगर पे प्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है। किसी से डोर जुड़ जाए तो दिल बदनाम होता है। अगर है प्यार सच्चा तो सराहेगी उसे दुनिया। जिसे राधा कोई चाहे वही घनश्याम होता है। क्या बात है। बड़ी जालिम है दुनिया, दिल से दिल मिलने नहीं देगी। मोहब्बत का ये एक कतरा कभी पीने नहीं देगी। बड़ी जालिम है दुनिया, दिल से दिल मिलने नहीं देगी। मोहब्बत का ये एक कतरा कभी पीने नहीं देगी। अगर टकरा के इससे एक कदम भी हट गए पीछे तो सारी उम्र फिर ये चैन से जीने नहीं देगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। महक कलियों के फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती। महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत के बिना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। और कभी तो अब्र बनकर झूम कर निकलो कहीं बरसो कि इस मौसम में ये संजीदगी अच्छी नहीं लगती। और ये दुनिया है, यहाँ कब कौन किसका साथ देता है। ये दुनिया है, यहाँ कब कौन किसका साथ देता है। जो अपना है वो अश्कों की हमें सौगात देता है। और यही तो इश्क है साहिब कि जो पत्थर के सीने में कभी धड़कन, कभी नगमा, कभी जज्बात देता है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और एक और मैं खास तौर से सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत। कि हर फिक्र हर ख्याल को बेहतर बना दिया। हर फिक्र हर ख्याल को बेहतर बना दिया। हर फिक्र हर ख्याल को बेहतर बना दिया। मुझको मोहब्बतों ने सुखनवर बना दिया। क्या बात है। और रुखसत किया था मैंने उसे खुश दिली के साथ। आंखों को उसने मेरी समंदर बना दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपकी जो उपलब्धियां हैं और जो आपकी यादें हैं, जो तमाम अनुभव हैं, वो सब वाकई बहुत ज्यादा हैं। तो आज हम यहाँ विराम लेते हैं। और जैसा कि आपने पहले ही बताया कि आपने 21 गीतकार पर ये पुस्तक लिखी, सिने गीतकार। तो अभी तो हमने शायद शुरुआत ही की है और लंबी बातचीत जरूर हम करेंगे जल्दी ही। देवमणि पांडे जी, आज इस बात को यहीं हम विराम देते हैं। जरूर जरूर। मैं भी जो है अपने सुनने वालों को जो है यही कहना चाहूंगा कि आपसे मिलकर, मतलब मैं आपको देख नहीं सकता लेकिन मैं आपको महसूस कर सकता हूं। तो आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना यह प्यार या स्नेह बनाए रखिएगा। आप सबको देवमणि पांडे का नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गीतकार और लेखक देवमणि पांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।